प्यारे बच्चों, आज अगली चैप्टर की ओर चलते हैं। नया चैप्टर है अर्थशास्त्र का और महत्वपूर्ण चैप्टर है। सामान्य ज्ञान का चैप्टर है ये, और इस चैप्टर को हमको पाठ्यक्रम के अनुसार से समझकर हमको सामान्य जानकारी भी रखना है, क्योंकि अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है उनके बारे में जानकारी रखना जरूरी होता है। इसी उद्देश्य से पाठ्यक्रम में बच्चों के लिए जोड़ दिया गया है कि अपने देश के आर्थिक व्यवस्था, उस देश की सरकार, उस देश के सरकार के द्वारा बजट किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ कितना कर लगाया जाता है और ये कर किस काम आता है, ये सारी व्यवस्था एक सामान्य जानकारी के रूप में बच्चों के पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया है। और इसकी जानकारी प्राप्त करके वो भविष्य में वो कई प्रकार के व्यवसाय या स्वरोजगार प्राप्त करके वो आर्थिक लाभ कमा सके। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसको प्रस्तुत किया गया है। तो आइए चलते हैं। इस चैप्टर का नाम है सरकारी बजट और कर निर्धारण। सरकार किस प्रकार से बजट बनाती है या कर लगाती है, इसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो कर निर्धारण और सरकारी बजट से पहले सरकार की क्या भूमिका होती है, इस बात को हम लोग समझ लेते हैं आज। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बजट क्या है और कर निर्धारण या करारोपण क्या होता है इसके बारे में समझते जाएंगे। तो आइए चलते हैं बच्चों कि सरकार की भूमिका क्या होती है। कहा जाता है कि सरकार की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका होती है उस देश के संचालन के लिए, उस देश के नागरिकों के लिए, और उनकी जो भूमिका के आधार पर वो देश, वो सरकार ऊंचाइयों तक की जाती है। वहाँ पर विकास की गति बढ़ती है, वहाँ के नागरिकों को सुरक्षा मिलती है, वहाँ के नागरिकों को आर्थिक दृष्टि से वो लाभ प्राप्त करता है। तो आज हम देखते हैं कि सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका कौन कौन से है। तो यहाँ पर सरकार की भूमिका में पहली जो भूमिका है वो है बाहरी खतरों से देश की सुरक्षा। जो भी सरकार बनती है तो उस देश की सरकार की पहली प्राथमिकता होना चाहिए उस देश की सुरक्षा के बारे में सोचे। उस देश में बाह्य जो आक्रमण है या बाहरी जो खतरे हैं उनसे किस प्रकार से सामना किया जाए, तो उसके लिए सेना की व्यवस्था करना, और उस सेना में जल, थल और वायु, ये अलग अलग प्रकार के सेनाओं के द्वारा जो देश में बाहरी जो खतरे हैं उनसे सामना आसानी से किया जा सके और देश के नागरिकों को सुरक्षा मिल सके। तो इस प्रकार से उस सरकार की भूमिका होती है कि वहाँ पर जो भी खतरा हो, चाहे आतंकवाद ये खतरा हो, चाहे देश में और किसी भी प्रकार के खतरे हैं, उसको सामना करने के लिए आसानी से उस पर रोक लगाया जा सके। ये एक सरकार की जिम्मेदारी, एक सरकार की भूमिका या एक सरकार के प्रमुख कार्य माना जाता है। दूसरा जो है वो है आंतरिक कानून व्यवस्था। आंतरिक कानून व्यवस्था होना चाहिए, जैसे कि देश
के जो भी राज्य है, नगर है या शहर है या ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर नागरिकों की सुरक्षा के लिए आंतरिक कानून बनाए, ताकि किसी भी प्रकार के बड़े अपराध होने पर उनको दंड दिया जाए। तो इसलिए जिला स्तर पर न्यायालय की व्यवस्था और प्रदेश स्तर पर उच्च न्यायालय की व्यवस्था और अंत में सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था किया गया है। तो इसके अनुसार से नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक आंतरिक कानून, अपने ही देश के भीतर कानून का निर्माण किया जाए और सख्ती से उसका पालन करवाया जाए। कानून इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए कि जनता के लिए उसको सहन करने की क्षमता न हो। तो यहाँ पर एक समानता, कानून की व्यवस्था में भी समानता, अमीरी गरीबी, इसमें गरीब है तो उसको ज्यादा दंड और यहाँ पर अमीर है तो उसको दंड में छूट दिया जाए। तो इस प्रकार से व्यवस्था में सुधार लाकर एक कानून समानता के आधार पर बनाना चाहिए। तो आंतरिक कानून व्यवस्था बनाने से उस देश के या उस देश में होने वाले कोई भी अपराध को आसानी से रोका जा सकता है। ये सरकार की भूमिका होती है। तीसरा जो होता है सार्वजनिक सुविधाएं। सरकार की यह भूमिका होती है कि नागरिकों के लिए सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जैसे कि नल है, विद्यालय है, महाविद्यालय है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, अस्पताल, चिकित्सालय की व्यवस्था है, सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, वायु मार्ग है, बिजली की व्यवस्था है। तो इस प्रकार से जनता के कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए जितने भी सार्वजनिक सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराना चाहिए, उसकी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। कोई भी टैक्स लगाया जाता है या कोई भी शुल्क लिया जाता है तो वो भी ज़्यादा ऊंची दर पर नहीं होना चाहिए। ज़्यादा ऊंची दर पर होने पर गरीब तबके के जो परिवार है या गरीब व्यक्ति है वो उसको पूर्ण न कर पाए, ऐसा कर या ऐसा शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। देश की स्थिति, क्योंकि देश में गरीब रहते हैं, अमीर रहते हैं, मध्यम वर्गीय रहते हैं और उनको सार्वजनिक सुविधाएं जैसे कि बिजली का है, बिजली बिल का, या नल का है तो नल के जो शुल्क होता है तो उसमें एक उचित मात्रा में ही उस शुल्क लगाया जाए या उस बिल को लिया जाना चाहिए। तो जिस प्रकार से सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध होगी तो वहाँ के या उस देश के जो नागरिक है वो आगे विकास कर सकती है। अगला जो पॉइंट आता है वो है रोजगार या आजीविका। सरकार की और महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो है लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, या कहा जाए आजीविका का साधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के बेरोजगारी या गरीबी उस देश में, उस राज्य, उस गांव में नहीं हो। तो सरकार को ये चाहिए कि समय समय पर, जैसे कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना लागू किया गया है, उसी प्रकार से कई प्रकार के रोजगार उपलब्ध नागरिकों के लिए कराना चाहिए। जैसे कि मनरेगा के तहत 100 दिन का कार्य दिया जाता है और प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को उसमें कार्य दिया जाता है और उस कार्य के अंतर्गत सामान्य तरीके से देखा जाता है तो सड़क का निर्माण या बांध का निर्माण और तालाबों का गहरीकरण, ऐसे कार्य के द्वारा लोगों को रोजगार दिया जाता है। और
स्वरोजगार के लिए भी व्यवस्था करना चाहिए। कार्यालय में तो काम करने के लिए सब रहते हैं, लेकिन स्वरोजगार के आधार पर भी लोगों के लिए आय का स्रोत बनता है। तो सरकार को ये चाहिए कि एक उचित मार्गदर्शन या एक उचित ऋण की व्यवस्था कम ब्याज दर पर देकर उस गांव, उस राज्य, उस जिले में रोजगार या आजीविका का साधन सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए। ये सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके बाद में पांचवा जो आ जाता है खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा के बारे में भी सरकार को उचित कार्य करना चाहिए, उचित निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि खाद्य पदार्थ है, उसमें अगर मिलावट है तो गंभीर बीमारी को आमंत्रित करती है। तो कोई भी खाद्य पदार्थ है उसकी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करे सरकार, ताकि मिलावट जो खाद्य पदार्थ है उस पर रोक लगाया जा सके और मिलावट करने वाले कोई भी व्यापारी वर्ग है या कोई भी उत्पादक है उसके प्रति दंडात्मक प्रक्रिया अपनाया जाए सरकार के द्वारा। इस बात को ध्यान देना चाहिए। तो खाद्य सुरक्षा, अच्छा खाद्यान्न की व्यवस्था, स्वस्थ मन और स्वस्थ तन ये निर्माण करती है। मिलावट या मिलावटी प्रकार के खाद्य पदार्थ को उपयोग करने से कई प्रकार की बीमारियां, चर्म रोग, फेफड़े, हृदय रोग, ऐसे कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है। तो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत सरकार ने एक नियम बनाई है FSSAI करके, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनका काम ये है कि कोई भी खाद्य पदार्थ का जांच पड़ताल करना और उसको प्रमाणित करके उसको किसी भी वस्तु को बाजार में बिकने के लिए अनुमति प्रदान करना, ताकि किसी भी स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ न किया जा सके। इसके बाद में आता है छठवां, उद्योगों की स्थापना या औद्योगिकरण। उस देश की सरकार की पहली प्राथमिकता और होना चाहिए कि वहाँ पर उद्योग, उस देश में मिलने वाले कच्चा पदार्थ जो है, कच्चे माल है, उनका उपयोग करे और उद्योग जैसे कि लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, कपड़ा मिल, ऐसे बहुत सारे उद्योगों की स्थापना से वहाँ पर के रहने वाले निवासियों को एक रोजगार मिल जाता है और कम कीमत में वस्तुएं भी प्राप्त हो जाती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकरण को भी ध्यान देना चाहिए सरकार को, ताकि वो सरकार को भी फायदा होता है, उसमें राजस्व की प्राप्ति होती है, लोगों को रोजगार मिलता है, कम कीमत पर वस्तु मिल जाती है और उच्च गुणवत्ता वाली भी वस्तु मिल जाती है, जिससे मूल्य वृद्धि को रोका जा सकता है। बाहर से आने वाले कोई भी आयातक वस्तु है उस पर प्रतिबंध लगा के अपने स्वदेश की वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उस देश की भूमिका या कार्य यही होती है कि वहाँ पर जो है उद्योगों की स्थापना करके वहाँ के रहने वाले निवासियों के लिए एक रोजगार की व्यवस्था करें। तो इस प्रकार से सरकार की बहुत सारी भूमिका होना चाहिए और इन भूमिकाओं को अच्छे से अगर कोई भी सरकार, जो चयनित सरकार है, वो अगर ध्यान देती है तो आने वाले चुनाव में उनको नागरिक दोबारा फिर से मौका देती है। अब चलते हैं अगले जो बजट क्या है, बजट के बारे में जानते हैं। सरकार अपने कार्यों को सुचारू रूप से या आर्थिक क्रियाकलाप को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए बजट बनाती है।
या योजना तैयार करती है कि कितने तक के कौन से कार्य को किया जाए। तो इसमें एक बजट तैयार किया जाता है जिसको संसद या विधानसभा में पारित किया जाता है। विधानसभा के पटल या समक्ष या संसद जो पटल होता है वहां पर रख दिया जाता है उस बजट को कि इस कार्य के लिए कितना बजट चाहिए, इस कार्य के कितना बजट चाहिए, कि विद्यालय के लिए कितना चाहिए, महाविद्यालय के लिए कितना चाहिए, बांध के लिए कितना, सड़क के लिए कितना। ऐसे विभिन्न कार्यों के लिए सरकार अपने आय व्यय का लेखा जोखा पहले से तैयार कर लेती है और उसे अनुमान हो जाता है कि इतने तक के इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। उसी को बजट कहा जाता है। तो सरकार कोई भी कार्य को करने से पहले एक लेखा जोखा तैयार करती है। लेखा जोखा तैयार करके उनको समझ आ जाता है कि इसमें कितना लागत आएगा, इसी को बजट कहते हैं। तो बजट में मुख्य जो बातें आती है उसको यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से सरकार बजट का निर्माण करती है और कहाँ कहाँ पर वो खर्च करती है और उनका किस मद में खर्च होता है, इसके बारे में यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, इसको समझते हैं हम। तो बजट के प्रमुख जो बातें होनी चाहिए या सरकार बजट में किन बातों को रखती है और उसी के आधार पर अपने एक वित्तीय वर्ष का संचालन करती है। तो पहला है कितना पैसा खर्च। सरकार जब बजट का निर्माण करती है तो वो सबसे पहले ये बात देखती है कि कितना पैसा खर्च। कोई भी कार्य करे, वो कार्य वृहद पैमाने पर है कि लघु पैमाने पर है, विस्तृत रूप से कार्य है कि एक छोटा सा कार्य है, तो उसमें कितना खर्च कितना व्यय, इसको पहले समझती है सरकार। जैसे कि सड़क निर्माण करना है तो उस सड़क निर्माण के लिए कितनी लंबी दूरी सड़क का निर्माण होगा, उसके बारे में पहले अपने अधिकारी के पास से या अफसरों के एक बैठक आयोजित करके उस एजेंडा के आधार पर उस पर फैसला करती है कि इसमें कितना खर्च हो सकता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है। तो सबसे पहले बजट में यही बातें रखी जाती हैं कि कितना पैसा उस पर खर्च होगा, योजना तैयार किया जाता है, फिर बजट पास किया जाता है। दूसरा जो है किस मद में। बजट का जो मुख्य उद्देश्य होता है, जब बजट पारित किया जाता है या बजट जब लाया जाता है तो उसको किस मद में खर्च करना है। कोई महाविद्यालय के लिए खर्च करना है कि औद्योगिकरण या उद्योगों की स्थापना के लिए खर्च करना है, या कोई भी रोजगार के लिए खर्च करना है। तो ये मद, अलग अलग मद के लिए अलग अलग बजट पारित किया जाता है। तो किस विभाग के लिए कितना बजट, किस विभाग के लिए कितना बजट तैयार करना है, तो अलग अलग मद के अनुसार से उस पर एक बजट प्रस्तुत किया जाता है और उसी के आधार पर खर्च किया जाता है। तो सबसे पहले मद का, किस मद में खर्च होगा, इसकी जानकारी सरकार प्राप्त कर लेता है। उसके बाद में ही उसके लिए बजट प्रस्तुत किया जाता है, बजट तैयार किया जाता है और फिर संसद में उसके लिए बहस होती है और बहस होने के बाद में फिर उसको अंतिम रूप दिया जाता है। तीसरा जो होता है कौन से कर। सरकार बजट जब पारित करती है तो उसमें कर जो होता है उसके बारे में भी सरकार विचार विमर्श करती है कि किस वस्तु पर कितना कर लगाया जाए, कौन से कर लगाया जाए, प्रत्यक्ष लगाया जाए कि अप्रत्यक्ष कर लगाया जाए, किस वस्तु में या किस चीज जो होता है या कौन से कार्य के लिए कितना, कौन से विभाग में किस प्रकार से कर लगाया जाए। तो
ये कर के बारे में बजट में ही चर्चा की जाती है और उसके आधार पर कर लगा दिया जाता है। कर का भार किसी भी व्यक्ति नागरिक पर ज़्यादा न पड़े या किसी भी ग्राहकों पर न पड़े, इसके बारे में या जो कर देने वाला करदाता जो के द्वारा किस प्रकार से उसको लागू किया जाए ताकि किसी भी प्रकार से कर का जो वहन करने में तकलीफ ना हो, इस बात को बजट में रख दिया जाता है। उसके बाद करों की दर में परिवर्तन। एक बार कर बजट में कर निर्धारण कर दिया गया तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए हो जाए। उसमें कभी उस बजट में कभी कर को कम कर दिया जाता है, कभी वृद्धि भी कर दिया जाता है, तो इसमें फेरबदल या बदलाव या परिवर्तन भी लाया जा सकता है और उसको बजट में प्रस्तुत कर दिया जाता है, उसको रख दिया जाता है, उस पर चर्चाएं होती है और बहस के बाद में फिर अंतिम जो निर्णय लिया जाता है। तो इस प्रकार से करों की दर जो होता है उसमें परिवर्तन सरकार के द्वारा किया जाता है। पांचवा जो आता है वो है कितनी राशि उधार। कई बार ऐसे होती है कि राजस्व के द्वारा या कर के द्वारा सरकार का एक बजट या एक उनके पास में कोष कहा जाता है वो बन जाता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि सारी राजस्व और टैक्स के माध्यम से या शुल्क के माध्यम से जो राशि आता है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होता। पर्याप्त कोष नहीं पहुंचाने के कारण ये उधारी या उधार की व्यवस्था भी करते हैं ताकि उनको बाहरी जो देश है वहाँ से एक राशि मिल सके और उस देश में कोई भी अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए उस राशि का उपयोग किया जा सके। तो बजट में इस बात को भी रखा जाता है कि कहाँ से कितना रकम उधारी लिया जाए, किस विभाग में उसको खर्च किया जाए, किस देश से उधारी लिया जाए, ये सारी बातों को भी सम्मिलित किया जाता है बजट के अंतर्गत ताकि सरकार को ये समझ आ सके कि कितना किस मद में खर्चा हो, कहाँ पर खर्च हो, कहाँ से उधारी लाया जाए, उसको किस प्रकार से चुकता किया जाए, कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, ये सारी जानकारी सरकार के पास में बजट में ही रहता है। तो प्रत्येक सरकार का यही कार्य होता है कि सरकारी बजट प्रस्तुत करके वो आर्थिक जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ कर सके और अलग अलग विकास कार्यों के लिए वो खर्च कर सके, एक अनुमान लगाकर, एक योजना बनाकर। तो इस प्रकार से आज सरकारी बजट में हमने समझे कि सरकार की क्या भूमिका होती है और सरकारी बजट क्या है और सरकारी बजट में कौन कौन सी बातों को रखना जरूरी होता है, इसके बारे में आज समझें। अगले चैप्टर में इसी सरकारी बजट और कर जो निर्धारण उसके बारे में अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।